this video, we'll talk about the women organization important for the prelims as well as mains perspective. So the first 2 decades of the 20th century, the articulation of women issues was based on liberal principle of equality. तो equality की बात करते थे first 2 decades of 20th century means 1900 to 1920s. तो यहाँ पे 3 important organization बनते हैं. एक बनता है Women Indian Association in 1917, National Council of Women in India in 1925 and then All India Women Conference in 1927. तो 1970 में जो वुमेन इंडियन एसोसिएशन बनता है, इसमें सारी वुमेन्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, किसी भी रेस से हो, किसी कल्चर, किसी भी रिलीजन से हो, सारी वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इन द वुमेन इंडियन एसोसिएशन ऑफ 1917. तो प्राइमरी फोकस इसका क्या था? एजुकेशन. ठीक है, इसकी ब्रांचेस थी, वो इंकरेज करती थी कि लिटरेसी क्लासेज, एडल्ट को लिए लिटरेसी क्लासेज हो, सिलाई सिखाई जाए, ठीक है, एंड एड दी जाए, फर्स्ट एड दी जाए. तो यहाँ पे एक मंथली जर्नल निकालते थे, स्त्री धर्म. तो पूछा जाए स्त्री धर्म क्या था, तो ये मंथली इंग्लिश जर्नल था किसका? वुमेन इंडियन एसोसिएशन. इंग्लिश में जर्नल निकालते थे मंथली, इसका नाम था स्त्री धर्म. तो इट इज एसोसिएटेड विद द वुमेन इंडियन एसोसिएशन दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1917. फिर हमारा होता है नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया. ठीक है, ये नेशनल ब्रांच थी एक इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन. तो ये इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन सिर्फ वुमेन इशू पे ध्यान रखते थे. ये ज़्यादा इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल से उससे दूर रहते थे एंड पिटीशन पॉलिटिक्स पे ध्यान लेकिन फेथ रखते थे. जैसे मॉडरेट्स थे पिटीशन पॉलिटिक्स में, पिटीशन डालेंगे. फिर चाहते थे गवर्नमेंट को थोड़ा प्रेशराइज करते थे कि लेजिस्लेशन आए जैसे तो वुमेन की स्टेटस है वो इम्प्रूव हो, वुमेन का स्टेटस इम्प्रूव हो. एंड तो दे मेड एफर्ट्स टू मेंटेन कनेक्शन विद द ब्रिटिश से कनेक्शन बना के लगते थे कि लेजिस्लेशन ऐसी आए जो वुमेन की कंडीशन को इम्प्रूव करे. तो यहाँ पे वुमेन्स कौन सी, जैसे हीराबाई टाटा, द अकबर बेगम साहिब ऑफ भोपाल, महारानी ऑफ बड़ौदा, कॉर्नलियस रावजी, मिथन टाटा लाम एंड ताराबाई प्रेमचंद. तो इसमें इंपॉर्टेंट जैसे प्रिंसली स्टेट की महारानियाँ हैं, तो उसमें क्या होगा, वो चाहेंगे कि ब्रिटिश से अच्छे कनेक्शन रहे, ब्रिटिशर रहें, उनकी प्रिंसली स्टेट भी चलती रहेगी. तो इसलिए इन लोगों ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पे ध्यान नहीं दिया, ब्रिटिश के साथ कनेक्शन बिठा के रखा नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इंडिया विच इज़ अ नेशनल ब्रांच ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन. फिर हमारा ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस 1927 में होता है. ये बोलता है वुमेन एजुकेशन को सबसे आगे रखते हैं. तो हमारा जो वुमेन इन इंडिया एसोसिएशन था, ठीक है, ये भी फोकस करता था वो एजुकेशन पे. लेकिन यहाँ पे नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इन इंडिया एजुकेशन पे नहीं है, लेजिस्लेशन पे फोकस करते थे कि ऐसे लेजिस्लेशन आए जिससे वुमेन की स्टेटस इंप्रूव हो. लेकिन अब जो हमारा ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, ये वुमेन एजुकेशन को सबसे आगे रख रहे हैं. तो ये वुमेन कुछ थी जो इसको आगे लेके आई थी ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस में, दैट इज़ मार्गरेट कजिन एंड महारानी चिन्मा बाई ऑफ गायकवाड़. तो गायकवाड़ की महारानी चिन्मा बाई यहाँ पे थी एंड मार्गरेट कजिन इन्होंने इस्टेब्लिश किया था ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस. ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा एजुकेशन पे फोकस किया. जो भी वुमेन से रिलेटेड इश्यूज थे, वुमेन एंड चिल्ड्रन से, उनको फोकस करते थे ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस 1927. तो ये चाहते थे कि सोशल रिफॉर्म्स भी और इंडिया यूनाइटेड इंडिया बने. तो यहाँ पे एक पब्लिकेशन थी रोशनी, हिंदी एंड इंग्लिश में निकालते थे मंथली रोशनी. तो हमने ऊपर देखा था यहाँ पे स्त्री धर्म किसका था? वुमेन इंडिया एसोसिएशन जो 1917 का था. और जो हमारा ये रोशनी किसका है? हमारा ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस 1927 में लिखा था. ये हिंदी इंग्लिश में मंथली जर्नल निकालते थे, इसका नाम था रोशनी. इस पे रोशनी डालते थे वुमेन एंड चिल्ड्रन के इशूज़ पे रोशनी डालते थे. कौन निकालता था? हिंदी एंड इंग्लिश में ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस 1927, जिसको नर्चर किया था मार्गरेट कजिन एंड महारानी चिन्मा बाई ऑफ गायकवाड़. तो अगर पूछा जाए कौन सी मेन व्हीकल थी जिसकी वजह से वुमेन इश्यूज़ को आर्टिकुलेट किया गया, जो मैसेज है लिबरल फेमिनिज्म का, वो पूरे कंट्री में पहुंचाया गया इसकी ब्रांचेस के थ्रू. तो वो थी हमारी ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस 1927. मेन व्हीकल थी जो वुमेन इश्यूज़ को आगे रख रही थी. तो तीनों वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, ये चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट वुमेन को एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट 1932 में. ठीक है, एंड इन्होंने क्या किया, पहले इनकी डिमांड थी हमें सेपरेट इलेक्टोरेट दी जाए, जैसे मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को दिए गए, हमें भी दिया जाए और हमें रिजर्वेशन दिया जाए वुमेन को. लेकिन फिर 1932 के बाद जब पूना पैक्ट होता है, उसके बाद इन्हें लगा कि नहीं सेपरेट इलेक्टोरेट अच्छा नहीं है, गांधी जी भी अपोज कर रहे हैं. तो इन्होंने अपनी डिमांड को चेंज किया, रीट्रेट कर दिया विद द डिमांड ऑफ द एडल्ट फ्रेंचाइज. एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स जो भी 18 साल की उम्र के लोग हैं, उसके ऊपर के लोग हैं, उनको वोटिंग राइट दी जाए. तो उन्हें अपनी सेपरेट इलेक्टोरेट एंड रिजर्वेशन की डिमांड बंद कर दी एंड दे फोकस ऑन एडल्ट फ्रेंचाइज. तो हमने 3 ऑर्गेनाइजेशन देखे, वुमेन इन दैट इज़ वुमेन इंडियन एसोसिएशन, द नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इंडिया एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस. ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस तो वुमेन इंडियन एसोसिएशन इन 1917, नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन इंडिया 1925 एंड 1927 में ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस. तो जैसे ये सेंटर लेवल पे हो रहा है, वैसे ही प्रोविंशियल लेवल पे भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं.
सो कुछ प्रोविंशियल लेवल पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होते हैं। एक सरला देवी चौधरानी स्टार्ट करती है भारत स्त्री महामंडल, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग इसकी इलाहाबाद में होती है 1910। तो ये जो पहला है वुमेन इंडियन एसोसिएशन 1917 में बना था, उससे 7 साल पहले ही 1910 में बन गया था हमारा सरला देवी चौधरानी का भारत स्त्री महामंडल। पहली इसकी मीटिंग कहाँ पे थी? इलाहाबाद। भारत स्त्री महामंडल किसने स्टैब्लिश किया था? 1910 में इलाहाबाद की पहली मीटिंग बाई सरला देवी चौधरानी। इन्होंने ब्रांचेस भी ओपन किए थे, सारे इंडिया में ब्रांचेस थे इसके भारत स्त्री मंडल के। तो वुमेन एजुकेशन की बात करती थी भारत श्री महामंडल बाई सरला देवी चौधरानी। तो इलाहाबाद में इन्होंने फाउंड किया था भारत श्री महामंडल इलाहाबाद में 1910 में सरला देवी चौधरानी। तो दिस इज सरला देवी चौधरानी फर्स्ट वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। अगर इंडिया में पूछा जाए पहला वुमेन ऑर्गेनाइजेशन कौन था, तो दिस इज सरला देवी चौधरानी का भारत स्त्री महामंडल। कहाँ पे स्टैब्लिश हुआ था? इलाहाबाद में। ये थी कोलकाता में, लेकिन स्टैब्लिश किया था इन्होंने इलाहाबाद में 1910 में। तो फर्स्ट वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी ब्रांचेस उन्होंने ऑल ओवर इंडिया खोली थी। तो ये सरला देवी चौधरानी का भारत स्त्री महामंडल इलाहाबाद में 1910 में स्टैब्लिश हुआ था, वुमेन एजुकेशन पे काम करता था। फिर बंगाल में क्या होता है? 1920 में स्टार्ट होता है बनगिया नारी समाज, ठीक है। वुमेन के वोमेटिव राइट के लिए बात करते हैं 1920 में, क्योंकि क्या होता यहाँ पे हमारा 1919 का एक्ट आ गया था। तो जो राइट्स थी इलेक्शन लाइक डायरेक्ट इलेक्शन आ गए थे, तो उसकी राइट्स काफ़ी लोगों को दी गई थी, तो वुमेन्स को भी मिले। तो उसके लिए आया था यहाँ पे बंगिया नारी समाज, वुमेन की वोटिंग राइट के लिए। बंगिया नारी समाज 1920 की वुमेन को भी वोटिंग का अधिकार मिले। सो दिस इज बंगिया, दिस इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन नेम इज बंगिया नारी समाज इन 1920 एडवोकेटेड फॉर वुमेन्स वोटिंग राइट। फिर बंगाल में एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था बंगाल वुमेन एजुकेशन लीग। ये कंपलसरी एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन चाहता था वुमेन के लिए, कंपलसरी एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन। एंड फिर एक था हमारा ऑल इंडिया वुमेन यूनियन कैंपेन। उन्होंने बोला कि लेजिस्लेशन लाया जाए कि ट्रैफिकिंग जो हो रही है वुमेन की, जो खरीद फरोख्त होती है वो ना हो, इलीगल ट्रैफिकिंग, इलिसिट ट्रैफिकिंग को बंद किया जाए बाय द ऑल इंडिया वुमेन्स यूनियन। तो इनकी डिमांड क्या थी? एक तो इनको एजुकेशन मिला, एजुकेशन फॉरमोस्ट डिमांड थी। फिर वोटिंग राइट्स, तो वुमेन वोटिंग राइट्स हो गए, कंपलसरी एलिमेंट्री सेकेंडरी एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन एंड ट्रैफिकिंग ना हो वुमेन की। सो दीज वर सम ऑफ द कॉमन डिमांड। सो वी हैव सीन सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोविंशियल लेवल, भारत श्री महामंडल सरला देवी चौधरानी इलाहाबाद 1910। फिर 1920 में बंगिया नारी समाज फॉर वुमेन वोटिंग राइट, बंगाल वुमेन एजुकेशन लीग, कंपलसरी एंड एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन, ऑल इंडिया वुमेन यूनियन कैंपेन फॉर लेजिस्लेशन अगेन इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन इन वुमेन स्ट्रगल स्ट्रगल ऑफ द राइट। कुछ पॉइंट्स अगर देखें तो ऑल इंडिया वुमेन डेलीगेशन, ठीक है, प्रोमिनेंट वुमेन का जो सरोजनी नायडू लेके गई थी ऑल इंडिया वुमेन डेलीगेशन सारी वुमेन की तरफ से। ये एडविन मॉन्टेग से मिली, उस टाइम जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे 1917 में। उन्होंने बोला कि वुमेन को भी वोटिंग राइट मिले। तो किसने लीड किया था? सरोजिनी नायडू ने। और ये गई थी मॉन्टेग के पास, उन्होंने बोला था कि ठीक है 1917 में कि हमें वोटिंग राइट मिले। और पूछा जाए हु वाज द फर्स्ट वुमेन लेजिस्लेटर, ठीक है, जो मद्रास लेजिस्लेटिव असेंबली में फर्स्ट वुमेन लेजिस्लेटर कहाँ पे थी? यहाँ पे मद्रास में। तो इनका नाम था डॉक्टर मुथु लक्ष्मी रेड्डी। डॉक्टर मुथु लक्ष्मी रेड्डी फर्स्ट मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल में फर्स्ट वुमेन लेजिस्लेटर थी 1927 में। तो जैसे डॉक्टर मुथु लक्ष्मी रेड्डी। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC तो एनी बेसेंट थी 1917 में। फिर 1925 में सरोजिनी नायडू को बनाया जाता था। फिर इसके बाद आती हैं एक हमारी नेली सेनगुप्ता 1933। तो 3 वुमेन प्रेसिडेंट रही हैं, एनी बेसेंट 1917, सरोजिनी नायडू 1925 एंड नेली सेनगुप्ता इन 1933। सो कैलकाटा में सेशन हुआ था, तभी नेली सेनगुप्ता ये कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी। सो वी हैव सीन 1970 एनी बेसेंट, 1925 सरोजिनी नायडू एंड 1933 में नेली सेनगुप्ता बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ INC। एंड ये पैदा कहाँ पे थी? कैम्ब्रिज UK में। एंड ये इनकी वाइफ थी जतेंद्र मोहन सेनगुप्ता, जो इंडियन रिवोल्यूशनरीज थे। तो इन्होंने काफ़ी बार ब्रिटिश ने इनको अरेस्ट किया था। एंड इनकी रांची इंडिया एक प्रेजेंट में डेथ हो जाती है 1933 में। उसी साल इनको नेली सेनगुप्ता को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। इनकी हस्बैंड की डेथ हो जाती है। एंड ये इंडियन सिटीजन नहीं थी, ये UK की थी, लेकिन ये इंडियन से शादी करते हैं, देन शी बिकम इंडियन। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में क्या करते हैं कि जो प्रोविंसेस हैं वो फ्रेंचाइज का जो क्वेश्चन है वो सेटल कर सकते हैं। मतलब प्रोविंसेस के पास पावर दे दी जाती है कि कौन कौन वोट दे सकता है। तो बॉम्बे एंड मद्रास पहली प्रोविंसेस थी, इन्होंने फ्रेंचाइज दी वुमेन को 1921 में। तो पहली बार वुमेन को फ्रेंचाइज सबसे पहले बॉम्बे एंड मद्रास में मिलती है। वुमेन एंड मद्रास देखा था। फर्स्ट वुमेन लेजिस्लेटर भी मद्रास से आती है, फर्स्ट वुमेन लेजिस्लेटर। इनका नाम होता है हमारा डॉक्टर मुथु लक्ष्मी रेड्डी, फर्स्ट वुमेन लेजिस्लेटर मद्रास 1927।
तो सबसे पहले मद्रास एंड बॉम्बे देते हैं 1921 में वुमेंस को फ्रेंचाइजी राइट। फिर यूपी में मिलती है यूनाइटेड प्रोविंस में 1923, देन पंजाब में 1926, असम सेंट्रल प्रोविंस बिहार में 1930 में मिलती है। सबसे पहले कहाँ मिलती है? बॉम्बे एंड मद्रास, देन यूपी 1920s में। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बेगम शाह नवाज एंड राधा बाई सुब्रमण्यन को बुलाया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 1930s में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वुमेन कौन कौन से गई थी? एक तो बेगम शाह नवाज मुस्लिम एंड राधा बाई सुब्रमण्यम हिंदू, दोनों मुस्लिम एंड हिंदू वुमेन को बुलाया था। बेगम शाह नवाज एंड राधा बाई सुब्रमण्यन, दे वर इन्वाइटेड। So this Begum Shah Nawaz and Radhabai Subramaniam were invited by British government for the round table conference in 1930s। तो उन्होंने स्पेशल रिजर्वेशन दिया था वुमेन को एज एन इंटरिम मेजर, ठीक है। ये एडल्ट फ्रेंचाइज चाहते थे लेकिन इन्हें रिजर्वेशन दे दिया था वुमेन को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है। जो वुमेन की ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, दे डिड नॉट फेवर एनी रिजर्वेशन फॉर वुमेन बेस्ड ऑन एजुकेशन। अपनी एजुकेशन, प्रॉपर्टी, हस्बैंड स्टेटस के बिहाफ पे उन्होंने कोई रिजर्वेशन नहीं माना। उन्हें बोला वुमेन एज अ होल आप रिजर्वेशन दो, उनकी एजुकेशन, प्रॉपर्टी, हस्बैंड के स्टेटस को देख के मत दो। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन गया था? बेगम शाह नवाज खान है, राधा बाई सुब्रमण्यम इन 1930 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सो रिजर्वेशन तो मिल गया लेकिन ये क्या चाहती थी? एडल्ट फ्रेंचाइज। अब कोई रिजर्वेशन उन्होंने एजुकेशन, प्रॉपर्टी, हस्बैंड के स्टेटस पे नहीं मांगा। देन देयर वाज अ मार्गरेट कजिन एंड मुक्तू लक्ष्मी रेड्डी, ये कहाँ से थी? वुमेन इंडियन एसोसिएशन से। दिस मार्गरेट कजिन है मुक्तू लक्ष्मी रेड्डी एंड देन दी सिस्टर मिस्टर हमीद अली, मिसेस हमीद अली एंड Rani Rajade from All India Women Conference, and there was a Tarabai Premchand from National Council of Women in India। So तीनों ऑर्गेनाइजेशन से वुमेन्स थी, दैट इज मार्गरेट कजिन एंड मुथुल लक्ष्मी रेड्डी फ्रॉम वुमेन इंडियन एसोसिएशन, मिसेस हामिद अली एंड रानी वाजड़े फ्रॉम ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस एंड ताराबाई प्रेमचंद फ्रॉम नेशनल काउंसिल वुमेन इन इंडिया एंड सरोजिनी नायडू भी गई थी फॉर द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इन्होंने अपनी डिमांड रखी थी फॉर द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वुमेन को कौन रिप्रेजेंट करता है? वुमेन ऑर्गेनाइजेशन को। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई सरोजिनी नायडू, तो गांधी जी के साथ जाती हैं एंड आईएनसी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। गांधी जी आईएनसी को रिप्रेजेंट करते हैं, वुमेन को रिप्रेजेंट करती है सरोजिनी नायडू 1931 सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और ब्रिटिश ने दो वुमेन को नॉमिनेट किया था, एक थी बेगम शाह नवाज खान एंड राधा बाई सुब्रमण्यम। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के तरफ से अपॉइंट की गई थी बेगम शाह नवाज एंड राधा बाई सुब्रमण्यम। एक फ्रेंचाइज कमेटी बनाई जाती है लॉर्ड लॉथियन के द्वारा, तो वॉज लॉर्ड लॉथियन। ये फ्रेंचाइज कमेटी बनाते हैं, गवर्नमेंट ने अपॉइंट की थी डिटेल्स के लिए। दैट इज फ्रेंचाइज कमेटी, किस किस को वोटिंग राइट दी जाए। फ्रेंचाइज कमेटी बाई लॉर्ड लॉथियन एंड लॉथियन कमेटी एडल्ट फ्रेंचाइज को रिजेक्ट कर दिया बिकॉज कंट्री का साइज इतना ज़्यादा है, ऐसे इलेक्शन कैसे करा पाएंगे। तो इसलिए लॉथियन कम्युनिटी ने एडल्ट फ्रेंचाइज को रिजेक्ट कर दिया कि बोला हाई पॉपुलेशन है, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसने बोला कि फीमेल मेल रेशियो बढ़ा दिया जाए, जैसे 1:20 था। अगर 20 मेल होते थे 1 फीमेल होती थी, तो उसने बोला 1:5 करा जाए, मतलब हर 5 मेल पे 1 वुमेन को अधिकार दिया जाए वोटिंग का। तो ये रिकमेंड करता है अपनी लोथियन कमेटी। तो हमें याद रखना है लोथियन कमेटी से रिलेटेड किससे थी? फ्रेंचाइज कमेटी थी कि किसी को वोटिंग राइट दिया जाए। तो उसने रिकमेंड किया था वुमेन का जो रेशियो है बढ़े 1:5 हो। अभी 1:20, 1 वुमेन है 20 मैन में, अभी क्या 1 वुमेन हो 5 मैन में। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1935 आता है, वो फ्रेंचाइजी को 6 मिलियन वुमेन को देता है, अराउंड 6 मिलियन वुमेन, 60 लाख वुमेन को फ्रेंचाइजी दी जाती है। 1930 इलेक्शन में 10 वुमेन को इलेक्ट किया जाता है जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी से। 10 वुमेन इलेक्ट होती है 41 रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जनरल से 10, 41 जहाँ पे वुमेन को रिजर्वेशन मिला था, और 5 को नॉमिनेट किया जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अगर देखा जाए मिनिस्टर फॉर लोकल सेल्फ गवर्नेंस पहली थी विजय लक्ष्मी पब्लिक, मिनिस्टर फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड पब्लिक हेल्थ, ये कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। इनको बनाया जाता है मिनिस्टर फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इन यूपी। यूपी की बनती है मिनिस्टर फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन पब्लिक हेल्थ इन यूपी। तो फर्स्ट मिनिस्टर होती है हमारी विजय लक्ष्मी पंडित इन यूपी, दैट वाज फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड पब्लिक हेल्थ। सो अंशुबैया काले ये सेंट्रल प्रोविंसेस की थी, इनको डिप्टी स्पीकर बनाया जाता है। तो अंशुबैया काले इज इंपॉर्टेंट, डिप्टी स्पीकर बनती है। हंसा मेहता ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनती है वुमेन में, हंसा मेहता पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी इन वुमेन। इंडियन नेशनल कांग्रेस सेटअप करते हैं नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में। यहाँ पे सब कमेटी बनाई जाती है जिसमें वुमेन की कमेटी होती है, ठीक है। ये प्रपोजल सबमिट करती है, तो सब कमेटी ऑन वुमेन बनाई जाती है बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938। तो नेशनल प्लानिंग कमेटी कब बनती है? आईएनसी के 1938 में। यहाँ पे एक सब कमेटी बनाई जाती है जिसमें वुमेन्स होती हैं। तो ये वुमेन का प्लेस कहाँ पे, प्लान्ड इकोनॉमी में वुमेन की जगह कहाँ पे होगी, उसको सजेस्ट करेगी वुमेन की कमेटी, दैट इज सब कमेटी अंडर द नेशनल प्लानिंग कमेटी दैट वाज सेट अप बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1938। इसको चेयर किसने किया था? सब कमेटी ऑफ वुमेन बाई लक्ष्मीबाई राजवड़े,
लक्ष्मीबाई राजवाड़े 1938, लक्ष्मीबाई राजवाड़े 1938। तो इस कमेटी में कौन कौन थे? सरोजनी नायडू, एस हामिद अली एंड अमृत कौर, विजय लक्ष्मी पंडित, बेगम शाह नवाज, सरला देवी एंड मृदुला साराभाई। तो विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी? फर्स्ट मिनिस्टर थी फॉर द लोकल गवर्नेंस एंड हेल्थ। एंड इस डिप्टी स्पीकर कौन बनी थी? अंशुबाई काले ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस एंड पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी दैट इज हंसा मेहता। एंड INC ने बनाई थी नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में। एंड इस कमेटी में थे वुमेन, सब कमेटी बनाई गई थी ऑन द वुमेन एंड इसको हेड किया था लक्ष्मीबाई रजवाड़े ने। तो यार वुमेन ने कोई मास एजिटेशन नहीं किया, इन्होंने क्या किया? वुमेन ऑर्गेनाइजेशन ने पिटीशन डाली, गवर्नमेंट के पास पिटीशन डाली और नेशनलिस्ट से बोला कि हमें सपोर्ट करो। जो नेशनलिस्ट थे INC थी, इनसे सपोर्ट की डिमांड की। तो उन्होंने एक तरीके से मास एजिटेशन नहीं किया और गवर्नमेंट ने कुछ ज़्यादा किया नहीं, रिलक्टेंटली इंटरवीन करते थे। दे डिडंट वांट मच रिफॉर्म्स, ज़्यादातर ब्रिटिशर्स की तरफ नहीं आए, तो कॉम्प्रोमाइज़ फार्मूला लेके आते थे। ठीक है, उन्होंने बोला कि अभी तक जो मेजॉरिटी वुमेन है वो अपनी राइट्स को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, इलिटरेट है, अनपढ़ है, गवारे ने कुछ आता नहीं है, इस तरीके से ब्रिटिश की सोच थी। जैसे मॉन्टेक चांस फॉर रिफॉर्म 1919 में आया। ठीक है, वुमेन फ्रेंचाइज के बारे में इसने कुछ नहीं बोला। ठीक है, उसमें प्रोविंशियल लेजिस्लेचर पे छोड़ दिया। तो जो वुमेन फ्रेंचाइज का क्वेश्चन था, ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर पे छोड़ दिया। तो सबसे पहले वुमेन फ्रेंचाइज किसने? बॉम्बे एंड मद्रास ने दी, फिर यूपी ने। तो यहाँ पे वुमेन फ्रेंचाइज का प्रोविंस पे छोड़ दिया। तो मॉन्टेक चांस फॉर रिफॉर्म ने ये काम अपने ऊपर से हटा दिया। जो नेशनलिस्ट थे, ठीक है, दे वर मोर सिंपैथेटिक टू द वुमेन क्वेश्चन इन द सिंस द 1920s। नेशनलिस्ट चाहते थे कि वुमेन्स ज़्यादा आगे आए, ठीक है, नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में वुमेन भी पार्टिसिपेट करें। तो वुमेन ने भी क्या किया कि वुमेन ने जो किया प्रोसेस ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन, ठीक है, को इम्पोर्टेंस दी, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। उन्होंने जो नेशनलिज्म था उसको हमेशा अपने इशूज़ के आगे रखा। पहले नेशन आता था, फिर वुमेन इशूज़ आते थे उनके लिए। 1921 में, 1930s में, ठीक है, इस बीच में सारी वुमेन को सारी जगह की वोटिंग राइट मिल गई, लेकिन कुछ क्वालिफिकेशन थे, कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 जो फीमेल वोटर्स का रेशियो था 5:1 कर दिया। पहले क्या था? 1:20 था, फिर 5:1 कर दिया। और ये सजेस्ट किया था फ्रेंचाइज कमेटी दैट वाज सेटअप बाई लॉर्ड लोथियन कमेटी बनी थी, फ्रेंचाइज कमेटी। उसने भी बोला था जो रेशियो है 1:20 से 1:5 करना चाहिए। फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से ये रेशियो बढ़ा भी दिया जाता है, 1:5 कर दिया जाता है 1:20 से। तो ना ही वुमेन ना ही INC रिजर्वेशन चाहती थी, वो चाहते थे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज रहे, लेकिन वुमेन को रिजर्वेशन दिया गया, उन्होंने एक्सेप्ट किया और फिर इससे काफ़ी फ़ायदा हुआ। काफ़ी वुमेन अपना लेजिस्लेटिव करियर्स में, लेजिस्लेशन में वुमेन की भी एंट्री हुई फाइनली बिकॉज ऑफ द रिजर्वेशन आफ्टर द इलेक्शन ऑफ 1937। कुछ लोगों ने पास्ट में रिफॉर्मर्स ने वुमेन की आवाज़ उठाई, जैसे ईश्वर चंद विद्यासागर, वेडो रिमैरिज की बात की बंगाल में, एंड इन्होंने संस्कृत टेस्ट भी दिखाया कि वुमेन की रिमैरिज होती थी पहले। देन देयर इज अ दुर्गा राम मेहताजी इन गुजरात, ठीक है, विद्यासागर की तरह थे, ठीक है। उन्होंने बोला जो भी सोशल प्रॉब्लम्स है क्यों आ रही है, क्योंकि आप वुमेन को एजुकेशन नहीं दे रहे हो। ये बोलते दुर्गा राम मेहता जी और गुजरात, ये विद्यासागर की तरह ही सोचते थे जो बंगाल से थे। सपोज ये बंगाल में विद्यासागर बैठे हैं और यहाँ पे गुजरात में बैठे हैं दुर्गा राम मेहता जी, तो दोनों यही सोच रहे हैं कि वुमेन को एजुकेशन देनी चाहिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने वुमेन विडो रिमैरिज के लिए काफ़ी काम किया था। फिर DK कारवे, ठीक है, वुमेन एजुकेशन में इन्होंने काम किया। फिर बैराम जी M मालाबारी, ठीक है, तो इन्होंने क्रूसेड स्टार्ट किया कि जो भी चाइल्ड विडोज़ की सफरिंग है, ठीक है, और एज ऑफ कंसेंट को बढ़ाया जाए, एंड जो बढ़ाया जाता है बाय द एक्ट ऑफ 1891 एज ऑफ कंसेंट। तो ये काम था बैराम जी M मालाबारी। फिर MG रानडे, गोपाल हरि देशमुख, इन्हें लोक हितवाद भी बोलते थे गोपाल हरि देशमुख को, एंड थे कर संदर मुलजी, उन्होंने वुमेन स्टेटस की बेटरमेंट के लिए काम किया। फिर मुस्लिम्स में देखें तो ख्वाजा अल्तफ हुसैन अली शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, इन्होंने गर्ल्स एजुकेशन के लिए प्रोपोगेट किया कि इंपॉर्टेंस है गर्ल्स को एजुकेशन देनी चाहिए। साउथ इंडिया में थे R वेंकटरमन नायडू, इन्होंने देवदासी को अपोज किया, किसने? R वेंकटम नायडू ने। एंड कन दुकुरी विरसालिंगम पंतुलू, ठीक है, वर्क फॉर मैरिज रिफॉर्म के लिए काम किया इन्होंने, कंदुकरी वर्सीलिंगम पंतुलू ने। फिर ज्योतिराव फूले ने वॉइस उठाई अगेंस्ट द टायरनी ऑफ ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस, एंड इन्होंने ऑप्रेस क्लासेस एंड वुमेन की एजुकेशन के लिए काम किया। ज्योतिराव फूले एंड इनकी वाइफ सावित्रीबाई फूले, दे वर्क फॉर द वुमेन एजुकेशन। सो पंडिता रामाबाई, उन्होंने कंजुगल राइट्स के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई, दैट इज़ कंजुगल राइट्स जो मैरिज के साथ आते हैं, जहाँ पे अगर डाइवोर्स लेना होता है तो देयर इज़ अ प्रॉपर वे टू फॉलो, एंड यहाँ पे जो हस्बैंड है
उसे मेंटेनेंस का चार्ज देना पड़ता है वुमेन को। सो इस राइट्स की आवाज़ उठाई थी पंडिता रामाबाई ने। ये पैदा हुई थी करावली, तो करावली कर्नाटका। शी वॉज अ संस्कृत स्कॉलर। ये फर्स्ट वुमेन थी जिनको एक आई टाइटल दिया था पंडिता। पंडिता मतलब संस्कृत स्कॉलर। एंड सरस्वती का भी टाइटल दिया, तो ये पंडिता का टाइटल, सरस्वती का टाइटल मिला था। एंड शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू गेट द टाइटल ऑफ पंडित।